हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इससे पहले हमने वैदिक एज डिस्कस की थी। तो वैदिक पीरियड जब हमने डिस्कस किया था उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। एक हमारा अर्ली वैदिक एज जिसको हम ऋग वैदिक एज भी कहते हैं, और दूसरा था हमारा लेटर वैदिक एज। ये दूसरा पार्ट था हमारा। अब लेटर वैदिक पीरियड में आते आते लोग जो है बहुत ज़्यादा एलैबोरेट रिचुअल्स वगैरह ये सब में बिलीव करने लगे थे। अर्ली वैदिक पीरियड में जो ऋग वैदिक पीरियड है, यहाँ पर सोसाइटी बहुत छोटी थी, ठीक है, और किंग भी बहुत छोटे थे कि एक छोटा सा एरिया था, एक छोटी सी ट्राइब थी, उसी का एक किंग था। तो कम पावर थी, कम लोग थे, इतने ज़्यादा रिचुअल्स भी एलैबोरेट नहीं थे, और जो भी रिलीजन आपका फॉलो हो रहा था उसमें कोई रिजिडिटी नहीं थी, तो फ्लेक्सिबल चीज़ें थी। फिर लेटर वैदिक पीरियड में आते आते जो है लोगों के रिजिडिटी आ गई थी सोशल डिविजन्स में, और वर्णा सिस्टम आ गया था, कास्ट सिस्टम वगैरह ये सब चीज़ें फॉलो होने लगी थी। तो लेटर वैदिक पीरियड जो है वो ऑल इन ऑल विमेन के लिए भी और सभी के लिए जो है वहाँ पर कंडीशन जो है थोड़ी सी डिटीरियोरेट होने लगती हैं। तो कंडीशन थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। लोग अपने तरीके से अपना जैसे प्रीस्टहुड है वो कमर्शलाइज़ कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से वो लोग करके और फ़ायदा उठाने लगते हैं चीज़ों का। इसीलिए रिलीजन को भी बेसिकली एक कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। एक रिलीजन को मतलब एक पूरा प्रोफेशन बना लिया, ठीक है। तो ये है कि एलैबोरेट रिचुअल्स वगैरह हो गए, उसमें खर्चा बहुत होने लगा। तो इसलिए लोगों ने ये जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है वो इस पूरा जो इतना ज़्यादा एलैबोरेट तरीके से और इतना जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, जैनिज़्म बुद्धिज़्म इन सब का एक आंसर था, ठीक है। दिस वॉज द आंसर टू दोज कन्फ्यूजन्स, ठीक है। तो अब क्या होता है कि 6th सेंचुरी BC आ जाती है। 6th सेंचुरी BC में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे थिंकर्स देखने को मिलते हैं, जैसे बुद्धा, महावीरा, हेराक्लिटस, ज़ोरास्टर, कन्फ्यूशियस एंड लाओ त्से। ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर रहे थे और इनको प्रीच किया था। बेसिकली इन लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अब पूरी कंट्री में, पूरी सेंचुरी में अपना आइडियाज़ वगैरह यहाँ पर फैलाए थे इन लोगों ने। तो 6th सेंचुरी BC इसीलिए सबसे अच्छी वंडरफुल सेंचुरी मानी जाती है हिस्ट्री में, ठीक है। तो जितना भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन प्रैक्टिसेस यहाँ पर फॉलो हो रही थी वैदिक एज के दौरान, अब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है इनका इंडियन सोसाइटी पे बहुत ही रिमार्केबल इम्पैक्ट रहा था, क्योंकि ये बहुत एक पॉजिटिविटी लेके आई थी पूरी हमारी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, इंडियन सोसाइटी में। अब कॉजेज़ क्या थे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के राइज़ के? तो सबसे पहला देखते हैं, यही जो कॉजेज़ मैंने आपको बताया कि लोग किस तरीके से परेशान हो गए थे हिंदुज़म की जितनी भी सुपरस्टिशन चीज़ें थी, सबसे बहुत ज़्यादा परेशान होकर के जैनिज़्म बुद्धिज़्म लाया गया था। तो एक रिलीजियस अनरेस्ट आ गया था इंडिया में 6th सेंचुरी BC में। रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेज जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गए थे। लोगों को समझ में नहीं आता था कि कौन सा रिचुअल, कौन से सैक्रिफाइस में क्या मंत्र पढ़ने हैं, कैसे करना है, क्या सामग्री लगेगी, ये वो करके कितना खर्चा आएगा, और प्रीस्ट कौन सा बुलाना है, ये सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था समझना, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। तो इसलिए कॉमन पीपल जो है उनको समझ में नहीं आ रही थी वही चीज़ें, क्योंकि कॉमन पीपल एक तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, हर कोई थोड़ी ना अफोर्ड कर सकता है इतने इलैबोरेट रिचुअल, सैक्रिफाइसेस वगैरह। ये तो रिच लोग होते थे, कुछ रॉयल पीपल होते थे, वही अफोर्ड कर सकते थे। ऐसी सैक्रिफिशियल सेरेमनीज थी, वो बहुत एक्सपेंसिव थी। इसलिए अब सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे, मंत्र थे, अब लोगों को समझ में नहीं कौन सा मंत्र पढ़ना है, भाई ये सब चीज़ों से बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी। अब अगर आप उपनिषद की टीचिंग्स देखते हो तो उपनिषद भी एक सैक्रिफाइसेस को एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। उपनिषद बेसिकली फिलोसफिकल टेक्स्ट थे, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि सोल कहाँ आता है, कहाँ जाता है मरने के बाद, एंड हु इज़ द एब्सोल्यूट पावर, ये सब चीज़ें, भगवान क्या है और अल्टीमेट गॉड क्या है, ये सब चीज़ें जो है उपनिषद से डील करती हैं, डेथ के बाद क्या होता है वगैरह करके, ठीक है। तो ये हाईली फिलोसफिकल इन नेचर, देवर हाईली फिलोसफिकल इन नेचर। इसीलिए अब उपनिषद में सारी फिलोसफी लिखी तो ही है, बट उपनिषद को समझना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो इसीलिए हर कोई उपनिषद को समझ भी नहीं सकता था। अब ये एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, ठीक है। तो अब लोगों को क्या चाहिए था कि एक सिंपल सा हमें कोई तरीका मिल जाए, एक सिंपल सा रिलीजन मिल जाए जिससे हम खुश रहें, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, ये सारी चक्करबाजी नहीं हो इसमें, आराम से। मतलब ये है कि हम लोग कोई एक सिंपल सा रिलीजन फॉलो करें जिसमें इतना जो एक्सपेंसिव नहीं हो, खर्चा अर्चा नहीं हो, कॉम्प्लेक्स भी नहीं हो, सिंपल से तरीके से हमें समझ में आ जाए, ज़्यादा मंत्र वगैरह पढ़ने की, याद करने की ज़रूरत ना पड़े हम लोगों को, ठीक है। और इससे हमें सैल्वेशन भी मिल जाए, ठीक है। तो शॉर्ट इंटेलिजिबल वे
होना चाहिए। ऐसी रिलीजियस टीचिंग जो है वो कौन सी लैंग्वेज में होनी चाहिए, तो ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो हम सबको पता हो। अगर हम मान लो हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि कोई ऐसा हमें रिलीजन मिल जाए जिसमें हमें हिंदी में ही जो समझा दे और हम कनेक्ट करके और भगवान से कनेक्ट कर जाएं, उसी लैंग्वेज में कनेक्ट करके भगवान से कनेक्ट करें। अभी क्या होता है कि अगर आप किसी भी और लैंग्वेज में कोई, अगर मान लो संस्कृत में ही श्लोक पढ़ने लगते हो, कितने लोगों को आज के टाइम पे संस्कृत आती है बताओ, है ना? तो अगर आप संस्कृत में श्लोक पढ़ने लगते हो, कितने लोगों को वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कितने लोग वो पढ़ के डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये सब इश्यूज आते हैं, इसलिए लैंग्वेज उस टाइम पर लोगों को ऐसी चाहिए थी जो उनको आती हो। और ये सारी नीड्स जो हैं वो बुद्धा और महावीरा की टीचिंग्स ने इनकी फुलफ़िल कर देती, ठीक है? तो बुद्धा और महावीरा ने जो भी टीचिंग्स दी थी, उन्होंने ये सारी जो नीड्स जो है फुलफ़िल कर दी लोगों की। अब रिलीजियस फैक्टर के अलावा सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी थे जिसकी वजह से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का राइज देखा गया था। कौन कौन से फैक्टर्स थे? एक तो सबसे पहला था रिजिड कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम मैंने बताया था कि लेटर वैदिक एज में आते आते बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था। ये जितने भी कास्ट डिविजन्स थी, ब्राह्मणास, शूद्रास, वैश्यास, क्षत्रिय, ये सारी जो कास्ट डिविजन थी वो बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर दी थी इन सबने सोसाइटी में, ठीक है? अब एक पर्टिकुलर कास्ट का पर्सन जो है वो दूसरी कोई ऑक्यूपेशन फॉलो ही नहीं कर सकता, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेंशन लेके आई थी। हायर क्लासेज जो है उनको बहुत सारी प्रिविलेज दी जाती थी और लोअर क्लास को कोई प्रिविलेज नहीं दी जाती थी। तो हायर क्लास को जो प्रिविलेज मिल रही है लोअर क्लास को दी ही नहीं जा रही थी। क्षत्रियास जो है उन्होंने भी ये प्रीस्ली क्लास का डोमिनेशन जो है उसके खिलाफ ये बगावत कर दी थी भाई, कि भाई प्रीस्ली क्लास जो है ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, कि हायर क्लास हो गई है खुद को ही हायर क्लास मान के, और इन लोगों ने डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया। तो क्षत्रियास ने भी रिजेंटमेंट स्टार्ट कर दी थी। अब यहाँ पर बुद्धा और महावीरा दोनों ही क्षत्रिय ओरिजिन के थे, ठीक है? बट अब हुआ क्या था, जैसे ग्रोथ था ट्रेड का, उसकी वजह से जो वैश्यास की इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें काफ़ी हद तक सुधार आया था। क्योंकि आप देखो आगे आने वाले टाइम पे धीरे धीरे करके जो भी डिमांड रहती है सोसाइटी की, उसी हिसाब से ऑक्यूपेशन में भी बढ़ोतरी देखी जाती है, ठीक है? जैसे कि अब ट्रेड जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। अगर आप ये बात करोगे ओल्ड स्टोन एज में अगर आप ट्रेड करने लगोगे किसी चीज़ में, तो क्या वैश्यास जो है उतना ज़्यादा उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो सकती है? नहीं हो सकती। बट अब यहाँ पर लेटर वैदिक एज ख़त्म होने के बाद ऐसे टाइम पर जब आप ट्रेड करने लगोगे चीज़ों में, एडवांस चीज़ें आने लगी हैं, तो यहाँ पर अब वैश्यास अगर ट्रेड करते हैं, ट्रेड जैसा ऑक्यूपेशन अपना लेते हैं, तो यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस जो है, इनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, ठीक है? अब इसीलिए ये सारे लोग जो हैं अपना सोशल स्टेटस को और इन्हांस करना चाहते थे। बट अगर वैश्यास ट्रेड करके अपना इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या वर्णा सिस्टम ये अलाउ करेगा इनको? नहीं करेगा, क्योंकि वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग तो भाई हाई क्लास तो सिर्फ ब्राह्मण हैं, क्षत्रियास हैं, तो ये लोग और कैसे अलाउ कर देंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होने लगी थी। इसीलिए अब जितने भी जो लोअर कास्ट थे, सो कॉल्ड लोअर कास्ट जो थे, उन लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लिया। क्षत्रियास ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, सभी लोगों ने बुद्धिज़्म जैनिज़्म को सपोर्ट करने लग गए थे। मर्चेंट क्लास थी जिसने चीफ सपोर्ट दिया था इन नए रिलीजन्स को, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा मर्चेंट क्लास से इनको सपोर्ट मिला था। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जैनिज़्म के बारे में। तो जैनिज़्म में वर्धमान महावीरा जो कि 539 से लेकर के 467 BC तक बिलोंग करते हैं, वर्धमान महावीरा की लाइफ को हम डिस्कस करेंगे। तो वर्धमान महावीरा जो है 24th तीर्थांकर थे जैन ट्रेडिशन के। तो अलग अलग तीर्थांकर रहे थे, तो 24वें तीर्थांकर जो थे वर्धमान महावीरा थे। एंड ये चीज़ें देखो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कहाँ बॉर्न हुए थे। तो फ्रॉम UPSC पॉइंट ऑफ व्यू ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। बट हाँ 24 तीर्थांकर थे, ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब उन्होंने किसको मैरी किया और क्या, ये सब उनको, ये आपको ध्यान में नहीं रखना। बट देखो जब 13th ईयर था उनका पेनेंस का, पेनेंस क्या होता है कि जब आप कुछ अटेन करने के लिए खुद को आप किसी सैक्रिफाइस करते हो किसी किसी चीज़ों में, तो उसको पेनेंस कहा जाता है। जैसे मान लो कि आपने कोई गलती कर दी है, अब उस गलती को सुधारने के लिए आप कुछ कर नहीं सकते, बट आप खुद के ऊपर ही आप खुद को पनिश कर देते हो, उसको पेनेंस कहा जाता है। तो जब उनका 13वां साल था पेनेंस का, तब उन्होंने अपनी जो हाईएस्ट
स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको अटेन कर लिया था, जिसको कहा जाता है केवल ज्ञान। ठीक है, अब इसीलिए ही इनको महावीरा एंड जिना कहा जाता था। उनके जो फॉलोअर्स थे उनको जैन्स कहा जाता था, जिना से जैन्स कहा जाता था, और उनका जो रिलीजन है उसको जैनिज़्म कहा जाने लगा। उन्होंने अपना ये जो डॉक्ट्रिन है उसको 30 साल तक इन्होंने प्रीच किया, और 72 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो जाती है नियर एट पावा, नियर राजगृह। अब बात करते हैं महावीरा की टीचिंग्स के बारे में। तो देखो, जैनिज़्म के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, और उन 3 प्रिंसिपल्स को त्रिरत्नास कहा जाता है, यानी कि 3 जेम्स। कौन कौन से 3 प्रिंसिपल्स होते हैं? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। मतलब कि सही आस्था, सही ज्ञान और सही आचरण, ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनको त्रिरत्न कहा जाता है। राइट फेथ होता है कि आप महावीरा की जो सिखाई गई चीज़ें हैं, जो उनकी टीचिंग्स हैं, जो विजडम है, उस पर आप बिलीव रखिए, तो उस पर आप विश्वास रखिए। राइट नॉलेज क्या होता है कि इस थ्योरी को एक्सेप्ट करना कि भगवान नहीं है, यहाँ पर कोई भगवान नहीं है। तो ये आपको टीचिंग्स जो है, कभी कभी क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें महावीरा और बुद्धिज़्म के बुद्धा और महावीरा के आपको लिखा हुआ होगा कुछ स्टेटमेंट्स। जैसे अगर जैनिज़्म की और बुद्धिज़्म की, कि जैनिज़्म ये कहते थे कि भगवान है, तो ऐसी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, या बुद्धिज़्म कहते थे भगवान है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसीलिए ये वाली चीज़ें जाननी आपके लिए ज़रूरी हैं और इसको ध्यान में रखना है। तो राइट नॉलेज में महावीरा ने बेसिकली ये टीचिंग कही गई थी कि कोई भगवान नहीं है, देयर इज़ नो गॉड, और वर्ल्ड जो है वो बिना किसी क्रिएटर के एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी में आत्मा मौजूद है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कही गई थी। फिर है राइट कंडक्ट, मतलब सही आचरण। अब सही आचरण में 5 ग्रेट वाउस के बारे में बात की गई। कौन कौन सी कस्में आप खाते हो, तो ये 5 मेन चीज़ें आपको फॉलो करनी ज़रूरी थी आपके लिए। सबसे पहली चीज़ थी कि आप लाइफ को इंजर नहीं करोगे। किसी भी ऐसी चीज़ जिसमें जान है, आप उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचाओगे। झूठ नहीं बोलोगे, लाए नहीं करना, नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करनी, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी, साथ में इमोरल लाइफ आपको लीड नहीं करनी है। मतलब गलत तरीके से जो लोग जीते हैं, गलत तरीके से जीवन नहीं जीना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लॉर्ड महावीरा की सिखाई हुई चीज़ें थी। अब जो दोनों ही क्लर्जी और लेमैन थे, उनको अहिंसा का डॉक्ट्रिन जो है वो फॉलो करना ज़रूरी था। क्लर्जी और लेमैन बेसिकली वो लोग होते थे जो कि रिलीजन फॉलो करते थे, जिनके लिए ज़रूरी होता था कि रिलीजन वगैरह जो फॉलो करवाते थे और लोगों को उनके बारे में बताते थे, तो उनके लिए ज़रूरी था कि वो अहिंसा की डॉक्ट्रिन को फॉलो करें। फिर महावीरा ने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो एनिमेट हो चाहे वो इनएनिमेट हो, मतलब कि चाहे ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें जान हो या जान ना भी हो, इन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए महावीरा ने कहा था कि इन सभी में आत्मा है, सोल प्रेजेंट है, और कुछ कॉन्शियसनेस की डिग्रीज भी इनमें प्रेजेंट है। सभी एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के अंदर जीवन है, जान है, और सभी को दर्द भी होता है, पेन भी वो फील करते हैं अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो महावीरा ने वेदास की अथॉरिटी को भी रिजेक्ट कर दिया था कि ये जो 4 वेदास बनाए हुए थे कि ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों की जो अथॉरिटी है उसको रिजेक्ट कर दिया था, और वैदिक रिचुअल्स जितने भी मौजूद थे उनको भी ऑब्जेक्ट किया था कि किस तरीके के रिचुअल्स हैं, कि ये सब चीज़ों को बेसिकली रिजेक्ट कर दिया था महावीरा ने। उन्होंने एक होली और एथिकल कोड ऑफ लाइफ को एडवोकेट किया था। इनफैक्ट एग्रीकल्चर तक को भी उन्होंने मना कर दिया था कि ये जो है पाप है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना जो है वो सिंफुल है, पाप है। क्यों? क्योंकि उससे अर्थ को, वॉर्म्स को और एनिमल्स को चोट पहुंचती है, उनको इंजरी हो सकती है। इनफैक्ट उन्होंने जो एसेटिसिज्म और रिनंसिएशन का जो पूरा डॉक्ट्रिन है, एसेटिसिज्म मतलब कि एसेटिसिज्म एंड रिनंसिएशन होता है बेसिकली कि खुद को ही आप बहुत ज़्यादा सीवियरली किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हो और बहुत स्टॉन्चली आप किसी चीज़ को फॉलो करते हो। तो ये सारा चीज़ें जो है रिजेक्शन का और स्टॉन्चली फॉलो करने का, ये सब बहुत ही एक्सट्रीम चला गया था। कैसे कि ये स्टारवेशन प्रैक्टिस करना होता था, मतलब भूखे रहना होता था, बिल्कुल कपड़े नहीं पहनने, न्यूडिटी फॉलो करनी होती थी, एंड बहुत तरीके के सेल्फ टॉर्चर जो था कि खुद को टॉर्चर करने वाली चीज़ें, ये सब चीज़ों को बहुत ही एक्सट्रीम लेंथ पे चली गई थी ये सब चीज़ें। अब जैनिज़्म के स्प्रेड के बारे में पढ़ते हैं।
तो महावीरा ने संघ एक ऑर्गेनाइज़ किया था ताकि इस संघ के ज़रिए उनकी टीचिंग्स को अलग अलग जगह पर फैलाया जाए, स्प्रेड किया जाए। तो उन्होंने दोनों ही, मेन और वेमेन दोनों को ही अपने संघ में एडमिशन दिलाया। और इस संघ में मॉन्क्स भी होते थे और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स भी होते थे। अब जो जैनिज़्म का स्प्रेड था, उनके संघ के मेंबर जो है इतने डेडिकेटेड थे, तो इसीलिए ही जैनिज़्म जो इतने बड़े तादाद में, इतने बड़े स्तर पर जो फैला था, तो वो इसी इनके जो डेडिकेशन थी इनके संघ के मेंबर्स के, उन्हीं की वजह से जैनिज़्म का इतना स्प्रेड देखा गया था। और बहुत ही जल्दी वेस्टर्न इंडिया में और कर्नाटका में जैनिज़्म जो है वो फैल गया था। इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। तो चंद्रगुप्त मौर्य और जो खरावेला थे कलिंगा के, और जो रॉयल डायनेस्टीज़ ऑफ साउथ इंडिया जैसे कि गंगाज, कदम्बाज, चालुक्याज, राष्ट्रकूटाज, इन सब ने ही जैनिज़्म को पेट्रनाइज़ किया था। सारे ही जैनिज़्म के फॉलोअर्स थे। अब यहाँ पर हम दो तरीके के जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जैनिज़्म का भी दो पार्ट्स में डिवीज़न होता है, एक होते हैं श्वेतांबर और एक होते हैं दिगंबर। तो किस तरीके से डिवीज़न होता है और क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरीके से दोनों चीज़ें अलग होती हैं, वो देखते हैं अब हम। तो देखो 4th सेंचुरी BC तक आते आते, जब एंड ऑफ 4th सेंचुरी BC होता है, तो गंगेज वैली में एक बहुत ही सीरियस फेमाइन आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जैन मॉन्क्स होते हैं जिनको भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य लीड कर रहे होते हैं। और ये दोनों जो पूरे जैन मॉन्क्स को लीड कर रहे होते हैं, ये दोनों उन मॉन्क्स को लीड करते करते कर्नाटका में श्रवणबेलगोला यहाँ पर आके रहने लगते हैं लोग। अब ये सारे लोग आ गए थे कर्नाटका में। अब जो नॉर्थ इंडिया में जितने भी लोग रह गए थे, उनको कौन लीड कर रहा था? उनको लीड कर रहे थे स्थूलबाहु। ठीक है, तो स्थूलबाहु एक मॉन्क थे जो कि ये नॉर्थ इंडिया वाले लोगों को, जो नॉर्थ इंडिया में जो लोग जैनिज़्म फॉलो कर रहे थे, उनको स्थूलबाहु लीड कर रहे थे। और जो साउथ इंडिया में थे, उनको चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु लीड कर रहे थे। ठीक है, अब ये दो तरीके से यहाँ पर ही डिवीज़न हो जाता है। ऑलराइट, अब क्या होता है कि यहाँ पर जो स्थूलबाहु के द्वारा जैनिज़्म के जो फॉलोअर थे और जो यहाँ पर लीड कर रहे थे स्थूलबाहु, यहाँ का जो कोड ऑफ कंडक्ट था मॉन्क्स के लिए, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि दो पार्ट्स में ये जैनिज़्म डिवाइड हो गया। एक हो गए श्वेतांबर्स, जिनको वाइट क्लैड कहा जाता है, दूसरे हो गए दिगंबर्स, जिनको स्काई लैड या फिर नेकेड भी कहा जाता है। तो पहला जो जैन काउंसिल हुआ था, वो हुआ था पाटलिपुत्रा में बाय स्थूलबाहु। नॉर्थ इंडिया में हो गया ना, तो पाटलिपुत्रा में हुआ, स्थूलबाहु इनको लीड कर रहे थे। तो ये जो थे वो दिगंबर्स के लीडर थे। तो दिगंबर्स कौन थे? जो नेकेड थे, जो स्काई लैड, जो स्काई क्लैड जिनको कहा जाता है, तो ये दिगंबर्स के द्वारा लीड किया जाता था। ठीक है, तो अब सेकेंड जैन काउंसिल कहाँ हुआ? वल्लभी में, 5th सेंचुरी AD में। ठीक है, तो अब जो फाइनल कंपाइलेशन होता है जैन लिटरेचर्स का, उनको कहा जाता है 12 अंगास, और वो इस काउंसिल में कंप्लीट होता है। तो सेकेंड जैन काउंसिल में ये जो 12 अंगास, 12 अंगास जो है, जो पूरा कंपाइलेशन जैन लिटरेचर का है, वो इस काउंसिल में, सेकेंड जैन काउंसिल में कंप्लीट हो जाता है, जो कि वल्लभी में होती है। पहली जैन काउंसिल याद रखनी बहुत ज़रूरी है, पाटलिपुत्रा में होती है, जिसको स्थूलबाहु लीड कर रहे होते हैं, जो कि दिगंबर क्लैड के होते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु, जिसको जो जैन मॉन्क्स को लीड कर रहे होते हैं, जो साउथ के होते हैं, वो होते हैं श्वेतांबर्स, मतलब कि वाइट क्लैड। तो ये लोग हो गए श्वेतांबर्स। तो ये आपको ये डिवीज़न जो है वो ध्यान में रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इस लेक्चर में हम लोगों ने जैनिज़्म जैसे पूरा डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बुद्धिज़्म डिस्कस करेंगे।